शाद अंसारी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी माजरत। अब जाहिर है हुकूमत तकरीबन 2 माह की मेहमान है। 12 अगस्त को इत्तेहादी हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी और इस हुकूमत ने अगले 12 माह के लिए बजट पेश किया है। चूँकि आपने इसकी कवरेज की है, आप बेहतर तरीके से समझते हैं बजट के अदाद शुमार को भी, इक़्तिसादी सर्वे का भी आपने जायज़ा लिया है, पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी आपने। तो शाद अंसारी साहब, हमारे देखने वालों को सादा और अल्फाज में बताइएगा कि आम आदमी और एक तनख्वाहदार शख्स के लिए इस बजट में क्या है, आम आदमी को कितनी उम्मीदें इस बजट से लगानी चाहिए? जी देखें, जो आम आदमी है उसके लिए तो यही क्वेश्चन उनसे किया गया था कि आपने तनख्वाहों में तो ठीक है कि एक इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए आपने ठीक ठाक इजाफा कर दिया, लेकिन एक मतवस्त तबका जो कैटेगरी में नहीं आता उसके लिए आपने क्या किया है। उस पर इसहाक डार साहब का कहना ये था कि उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया था कि वाकई महंगाई बहुत ज़्यादा है और हमें इस बात का एहसास है, और लेकिन उन्होंने साथ साथ इस बात का भी एतराफ़ किया कि हमने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की और इसी तरह जो दूसरे हमने मेजर्स लिए उसके असरात जो है वो उस तरह से ज़ाहिर नहीं हुए और ट्रिकल डाउन उसका इफेक्ट नहीं आया। उसकी उन्होंने जो वजह बताई वो ये बताई कि इस पे जो इन्फोर्समेंट के जो पावर्स हैं, इख्तियारात हैं, वो सूबाई हुकूमतों के पास है। और उन्होंने सैयद मुराद अली शाह का हवाला भी दिया कि उन्होंने सिंध हुकूमत से बातचीत की थी, तो उन्होंने फिर 40 ट्रांसपोर्टर्स को लेटर भी लिखा और किसी हद तक किराए भी कम हुए। और अभी उनका ये कहना था कि वो वाकई इसके लिए जो है वो बाकी जो तीनों सूबों की सूबाई हुकूमतें हैं उनसे भी दोबारा जो है वो बातचीत करेंगे ताकि जो वफाकी हुकूमत ने जो इकदाम उठाए हैं उनके असरात जो हैं आम आदमी तक जो है मुस्बत तौर पे महंगाई में कमी की सूरत में पहुँचें। और देखें, इस बजट को अगर आप थ्रू आउट इसका जायज़ा लें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बजट में ने कोशिश की है कि अपनी जो जिसको वो कहते थे कि हमने अपनी सियासत पे जो है वो रियासत बचाने को तरजीह दी है और उसकी वजह से उनकी मकबूलियत जो है वो गिरी है, उस मकबूलियत को किसी हद तक जो है वो सहारा देने की इसमें कोशिश की है। इसको आप किसी हद तक इलेक्शन बजट कह सकते हैं। जो सब्सिडीज़ रखी गई हैं और इसी तरह जो है वो जो एलोकेशन बजट की पीएसडीपी में की गई है वो, और फिर इसी तरह जो दूसरे जो बात उनकी ठीक है। अभी सही, अलबत्ता जो मेजर लिए गए हैं, जो कल टेक्निकल ब्रीफिंग हुई थी चेयरमैन एफपीआर की, उसमें भी उन्होंने जो बताया था कि हमने 200 अरब रुपए के जो नए टैक्सेस लगाए हैं उसमें जो मेजर जो शेयर था वो डायरेक्ट टैक्सेस का था। और ये बात दुरुस्त है कि डायरेक्ट टैक्सेस का जिसका जो है महंगाई पे उस तरीके से असर नहीं पड़ता जितना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का पड़ता है। अलबत्ता एक दो चीज़ें जो इस फाइनेंस बिल में को मैंने स्टडी किया और उस पर मैंने उनसे बात की। एक तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डेफिनेशन जो है वो इन्होंने गुड्स से निकाल के सर्विसेज में उसको शामिल कर दिया और इसका कलेक्शन का इख्तियार जो है वो सूबों को दे दिया, सिर्फ वफाक में जो है वो अपने पास रखा है। और इस मद में गवर्नमेंट को काफ़ी पैसा जो है वो आता था टैक्स की मद में। अब ये देखना है कि एक तरफ जो है वो आपने जो रेवेन्यू के मेजर्स दिए थे उसमें ये रेवेन्यू का लॉस आपने शामिल नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया, तो क्या फिर आप दोबारा मिनी बजट की तरफ जाएंगे या फिर जो है वो आप कोई दोबारा अपना जो टैक्स का जो टारगेट है उसको रिवाइज करेंगे। और इसके साथ साथ इस बजट में एक और जो कानूनी तरमीम की गई है उसमें जो पहले ये था कि ट्रैक एंड ट्रेस जो है वो सिर्फ जो उस पे उसकी वायलेशन पे सिर्फ सिगरेट सेक्टर को जो है वो फाइन्स किए जाते थे, लेकिन अब जो है उसमें सीमेंट सेक्टर को भी शामिल कर लिया है, बेवरेज को भी शामिल कर लिया है, यूरिया को भी शामिल कर लिया और इस तरह शुगर सेक्टर को भी उसमें शामिल कर लिया कि वो अगर विदाउट स्टैंप जो है वो जो आउटलेट चीनी या अपना खाद फरोख्त करेंगे उनके जो है वो 15 दिन तक उनकी दुकान जो है वो सील की जा सकेगी। और इसी तरह जो ये इस टैक्स स्टैंप के अलावा बगैर जो है ये चीज़ फरोख्त करेंगे उनको जो है वो 3 साल तक और उनकी प्रोसिक्यूशन के ज़रिए 3 साल तक उनको कैद और जितनी उसमें टैक्स एवेजन होगी उसके बराबर उसको फ़ाइन या दोनों सज़ाएँ भी दी जा सकेंगी। और इसके अलावा अगर कोई शुगर, यूरिया या इस तरह की दीगर आइटम्स विदाउट टैक्स स्टैंप के उसकी तरसील होती है तो उसको कॉन्फिस्केट भी किया जा सकेगा। और इसी तरह की दूसरी जो है वो फाइन्स जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं फाइनेंस बिल में जो अभी तक हमने देखा है। और इसके साथ साथ जो है वो इस्लामाबाद की हद तक जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसमिशन का जो है वो इन्होंने पावर की ट्रांसमिशन पे टैक्स लगाया है, वो ही अब कलेक्ट करेंगे। इसके साथ
फ्रेंचाइज सर्विसेज के साथ साथ रॉयल्टी। अब पिछला जो 1 साल तो हो गया है, अब ये जून में 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, तो तकरीबन 6000 से ज़ायद का हदफ था टैक्स कलेक्शन, वो तो हुकूमत मीट नहीं कर पाई। अब ये 9200 अरब है। तो अब ये क्या आपकी ज़ाहिर है सवाल और जवाब में बात हुई होगी, तो क्या स्ट्रेटजी इस पर बनाई गई है? और दूसरा, हुकूमत के दावे कितने आपको लगता है कि दुरुस्त हैं? क्योंकि अब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब तो कह रहे हैं बड़ा ज़िम्मेदाराना बजट है। अब IMF के बगैर किस तरह से चलेगी? और ये बज़ाहिर तो यही लग रहा है, क्या ये मैं ठीक कह रही हूँ, मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, कि ये सिर्फ अल्फाज की हेर फेर है और ये जो जितनी अमाउंट्स मुख्तलिफ शोबों में मुख्तस की गई हैं ये महज कागज़ों तक है? क्योंकि एक तरफ तो कहते हैं ख़जाना खाली है, तो इसको कैसे हम कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल बजट है? जी देखिए, शुरू में भी मैंने यही बात कही थी कि ये इलेक्शन बजट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं ये समझता हूँ कि ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखती। जो आपने IMF की बात की है, तो आज इसहाक डार ने भी जो है इस बात का इतराफ़ किया है कि उनको ये तो उम्मीद है कि IMF के साथ जो नवा इक़्तिसादी जो जायज़ा है वो शायद मुकम्मल हो जाए। और इस बजट में IMF से उन्होंने $2 अरब से ज़्यादा की फाइनेंसिंग का जो है वो टारगेट रखा है। यही हमने उनसे क्वेश्चन किया था कि अगर IMF का आपका प्रोग्राम नहीं होता तो फिर ये $2 अरब नहीं आएंगे, तो फिर ये आप कहाँ से लेंगे? या आपने ये अभी से तय कर लिया है कि आप जून के बाद जो है वो IMF के साथ एक नए प्रोग्राम में जाएंगे? उसका उन्होंने ये जवाब दिया था कि मुझे ये तवक्को है कि IMF से शायद नवा इक़्तिसादी जायज़ा मुकम्मल हो के एक किस्त हमें मिल जाए $1 अरब के लगभग, और 10वां जो रिव्यू है वो शायद कंप्लीट ना हो, वो फिर हमें अधूरा जो है वो छोड़ना पड़े। और फिर अगर उन्होंने ये कहा था कि अगर ये दोनों रिव्यू में अगर कुछ स्पेशल अरेंजमेंट में पैसे आ जाते हैं तो फिर ये है कि जो हमने बजट में $2 अरब रखा हुआ है तो फिर हमें ये एडवांस में आ जाएगा, और इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी तो उसके पास ये पैसे मौजूद होंगे, उसको वो यूटिलाइज कर सकेंगे। IMF के हवाले से ये था, और पेरिस क्लब के हवाले से था कि हम उसको उनके जो है वो कर्जे रीशेड्यूल नहीं करवाएंगे, लोकल कर्जे जो है वो रीशेड्यूल नहीं करवाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो हम कोशिश करेंगे कि उसको टाइमली जो है वो पे कर दें। और टैक्स वसूलियों के हवाले से उनसे यही बार बार क्वेश्चन किया जा रहा था कि ये थोड़ी सी टैक्स कलेक्शन, GDP और ये चीज़ें आपकी थोड़ा सा सेल्फ कंट्राडिक्टरी हैं कि जब आप कहते हैं कि हम महंगाई को कम करने के लिए हमने इकोनॉमी को स्लो डाउन किया है, उसकी वजह से हमारी जो है वो हमने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाया, उसकी वजह से जो है वो हमारा GDP का साइज नीचे आया। तो जब नेक्स्ट ईयर में अगर आप GDP बढ़ा रहे हैं तो फिर उस हिसाब से फिर आपकी जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ेगा, तो फिर आप जो कह रहे हैं कि महंगाई हम कम करेंगे, फिर वो महंगाई तो कम नहीं होगी। और फिर दूसरी तरफ जब हम उनको ये कहते हैं कि जब आप नॉमिनल ग्रोथ रखते हैं तो नॉमिनल ग्रोथ में अगर आप इन्फ्लेशन 18% रखें और 3.5% आप GDP रखें तो फिर नॉमिनल ग्रोथ आपकी 21-22% आनी चाहिए। तो ग्रोथ तो आपकी अभी भी इस साल भी जो ये गुजरा है साल, ये रिवाइज टारगेट इन्होंने 7600 अरब रुपए का रखा है, और जो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है ये 7200 या 7400 अरब रुपए करेंगे। और 200 अगर 7400 अरब करते हैं तो 200 अरब रुपए का तो अभी से शॉर्टफॉल आ जाएगा, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आगे आएगा। जो 200 अरब के इन्होंने नए टैक्स लगाए हैं तो उसमें मजीद 200 ये ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये इलेक्शन को कुछ चीज़ें इन्होंने मद्देनजर रखते हुए की हैं। कुछ चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हैं वो ये है ज़रूर है कि जो इन्होंने IT सेक्टर को इन्होंने फ्लोरिश करने के लिए, उसकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो इन्होंने इंसेंटिव दिए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दिए हैं, वो ये चीज़ें अच्छी हैं। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग को फ्लोर देने के लिए जो इन्होंने जी ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लूँ गुफ्तगू में। डॉक्टर साहब, आप अब ये इत्तेहादी हुकूमत ने दूसरा बजट पेश कर दिया है, ऑल्दो सरकारी मुलाजमीन के लिए एक जो आम अवामी सतह पर बात की जाए तो बड़ी खुशखबरी है, लेकिन उस खुशखबरी में आप ये देखें कि आप महंगाई किस कदर ज़्यादा है, तो आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि तनकीद भी हो रही है कि इतनी महंगाई में ये खुशखबरी उनकी किस काम, लेकिन फिर भी चलें कुछ तो बड़ा। और डॉक्टर साहब, इत्तेहादी हुकूमत का ये दूसरा बजट, इस पर सियासी असरात क्या होंगे? क्या आप इस पर तबसरा तजिया करेंगे? जी, आज में सियासी तो बहरहाल ये बजट है, इसलिए कि अगर एदाद शुमार को ही सिर्फ देख लें तो एदाद शुमार जो आपके सामने है उससे मुताबिकत नहीं रखता बजट। यानी 9.2 ट्रिलियन की कलेक्शन वो कैसी होगी, किस तरह प्रोजेक्ट उन्होंने किया है, पिछले साल ही वो नहीं पूरा कर सके तो इस साल किस तरह पूरा कर सकेंगे कलेक्शन। एक तो बात ये रही, इब्तदा में ही जो 12,163 का टैक्स कलेक्शन का प्रोजेक्शन दे रहे हैं उसमें से 11,463 उनका जो है फेडरल गवर्नमेंट का खर्च है, और इब्तदा में ये डेफिसिट बजट तो खैर पहले भी उतारा है। इस दफ़ा आपके सवाल का जवाब कि ये बड़े खूबसूरत अल्फाज में एक बजट पेश किया गया है, इसमें सियासी पहलू तो बहरहाल है ही है,
वो अगर ना होता, क्योंकि इतना बड़ा कैपिटल उन्होंने लगाया है, सियासी कैपिटल मुस्लिम लीग नून ने, तो उसका कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना था। हम मेरे और मुझ जैसे काफ़ी लोगों के नज़र में न सिर्फ एक मिनी बजट लाना पड़ेगा, बल्कि इनको 2 मिनी बजट लाना पड़ेंगे हर सूरत। और ये एदाद शुमार किस तरह बेहतर होंगे, क्योंकि अल्फाज की खूबसूरती और बाकी तमाम चीज़ें अपनी जगह, 7 वॉल्यूम पर मबनी जब बजट बुक्स पड़ी हुई थी तमाम मेंबरान के सामने, तो मैं यही सोच रहा था कि ये इनको एक दिन एक रात पहले मिली है और 7 बड़ी खूबसूरत जल्दें इनके सामने पड़ी हैं। किसने कितना देखा होगा, तो उसे पता पड़ गया जब पूरे हॉल में खामोशी थी। पहली मर्तबा बजट प्रेजेंटेशन में इतनी ज्यादा खामोशी, कोई किसी किस्म का कोई हल्ला गुला नहीं, जो हमेशा हुआ करता था, किसी किस्म का कोई एतराज नहीं। तो ये कहते हैं ना कि अल्फाज के मरहम से शफा देने चले हैं, इन ताज़ा मसीहाओं का अंदाज तो देखो। और तकरीर का इनका अंदाज जो ताज़ा मसीहाओं का है, उससे कुछ और उलझ जाएंगे दरीनाए मसाइल, कुछ और उलझ जाएंगे दरीनाए मसाइल। और ये तकरीर का सुलझा हुआ अंदाज तो देखो। आप अंदाजा करें, हमें क्या इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है? यहाँ सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं कि इन्फ्लेशन हमारी कहाँ है, 40% तक, और फूड इन्फ्लेशन हमारी 48-50% तक पहुंच गई है। हमारे पास इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो इंडस्ट्रीज को सामान चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ गया है, लोग ले ऑफ हो रहे हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग उतनी हो नहीं रही है। आपने दिया है कि जी ग्रोथ आपकी 0.29% होगी, जबकि आपकी तो नेगेटिव में जाएगी इस दफा ग्रोथ। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इन तमाम आदात, और अभी मैंने आपको ये नहीं जिक्र किया कि आपकी एक्सटर्नल डेट टोटल मिला के कोई 131 बिलियन के करीब है। आपका डेट टू जीडीपी रेशो आपका तकरीबन 90 से बढ़ गया है, जबकि आपके डेट लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक 60 से आगे नहीं हो सकता। हमने उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए वहां ले गए हैं। तो जो मैंने अभी तो और भी बहुत सारे आदाद शुमार हैं, लेकिन ये जो सामने मैंने पेश किए हैं आपके नाज़रीन के साथ, तो समझ से ये बालातर है कि किस तरह ये इस बजट को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इस अल्फाज के खूबसूरती के लिहाज से बहुत बेहतर है, लेकिन अब IMF का जो हमें आखिरी ट्रांचे मिलने की हमें तो उम्मीद नहीं है, इसहाक डार को भी उम्मीद नहीं थी पहले, अगर अभी हो गई है तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये अगर हमें नहीं मिल रहा है तो उसका खमियाजा तो हमने कुछ भुगता, कुछ और भुगतेंगे। लेकिन हमारा जो अगला बजट इस IMF के लिए जो हमने अगले उसके लिए रिक्वेस्ट करनी है, उसके लिए हमारी कितनी तैयारी होगी, अगर वो नहीं मिला तो इसहाक डार साहब बार बार वार्न कर रहे हैं कि भाई ये कौन कहता है कि डिफॉल्ट हो जाएगा। हम तो कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं डिफॉल्ट हो जाएगा, हम तो आदाद तो शुमार सामने रख रहे हैं, और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर IMF का आपको नहीं मिला इंजेक्शन, तो फिर आपका डिफॉल्ट से बचाने का कौन सा तरीका है, उनके सामने जरा पेश कर दें वो। और आप जो इस साल $25 बिलियन आपने देने हैं अपने कर्ज की अदायगियों में और आपकी अपनी प्रिंसिपल की अदायगियों में, उसका बता दें हमें कि वो कहां से आएगा। हम बड़े खुश हो जाएंगे और हम समझेंगे कि महंगाई जहां है यहीं रुक जाएगी, इससे ज्यादा अजाब और इससे ज्यादा महंगाई की मुसीबत हम पर नहीं पड़ेगी। ये हो जाए हम बड़े खुश हो जाएंगे उनसे। सही जी। रमीज साहब, आप किस तरह से देखते हैं? ज़ाहिर है अगर हम IMF की बात करते हैं तो वो एक प्राइम मिनिस्टर और वजीर ख़जाना की बात में भी एक तजाद नज़र आता है। प्लस अब ये भी सवाल है कि IMF क्या बजट के इस टारगेट को एक्सेप्ट करता है, या उसके बाद फिर वो क्या किस तरह से आगे से चलता है? क्योंकि पहले वो जिस तरह अरशाद अंसारी साहब बता रहे थे कि एक डिफरेंस आ रहा है और वो मज़ीद बढ़ेगा, तो आप किस तरह से देखें? आपको लगता है कि जो हुकूमत दावा कर रही है कि ये एक बड़ा जिम्मेदाराना बजट है, आप समझते हैं कि जिम्मेदाराना आवाम दोस्त बजट है? क्योंकि इसमें आम आदमी के लिए आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कुछ है इस बजट में? देखिए, बुनियादी बात अगर IMF से स्टार्ट करें तो IMF की तो हमने अगले साल के लिए 2.4 की गालिबन प्रोजेक्शन रखी है। वी आर एक्सपेक्टिंग 2.4 मिलियन हमें IMF से मिलेंगे। अब वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या इसहाक डार साहब से जब सवाल प्लान B का पूछा गया तो वो प्लान B की तरफ जाते हैं, क्योंकि प्लान B उनको फ्रैंकली उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि प्लान B क्या है, उसको वो टॉप सीक्रेट समझ के बैठे हैं और टॉप सीक्रेट रखा हुआ है उन्होंने। लेकिन बुनियादी मसला यहाँ पे ये है कि जब आप फेडरल गवर्नमेंट के पास जो टोटल रेवेन्यू अवेलेबल है वो गालिबन 6.89 का है, और जब आप अपने जो डेट है वो देखते हैं वो गालिबन
7.3 है और आपकी डेफिसिट फाइनेंसिंग 7.6 ट्रिलियन की है। तो इसके बाद इन्हीं हेडलाइन फिगर्स के बाद मेरे ख्याल कुछ कहने और सुनने की गुंजाइश नहीं रह जाती कि हुकूमत के पास इस वक्त ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं थी एक अच्छा बजट बनाने की। जहां तक बात उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन की है और उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल एक सपोर्ट बेस है उसको सिक्योर करना है उसकी है, तो मेरे ख्याल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस किस्म के अलायंस में होती तो शायद इसी किस्म के स्टेप्स लेती, क्योंकि देखिए मल्टी पार्टी अलायंस है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अपना शेयर चाहिए, इसमें JUIF को भी अपना शेयर चाहिए था, और उन्होंने इस बजट के अंदर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट भी बहरहाल होती है। इसके अंदर जो एक बुनियादी चीज़ है जिसपे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेरा एतराज़ है वो जो ये एड हॉक अलाउंस के नाम के ऊपर 30 और 35%, 17 से 22 का 30 एंड 17 से बिलो ये जो 35% का दिया गया, आई थिंक दैट्स वेरी अनफेयर, क्योंकि अगर आप इसको कोर इन्फ्लेशन के साथ रखते तो गालिबन 17 से 18% का आप उनको इंक्रीज दे देते। अब इसको आप ये देखें कि एक तरफ आप 30% या 35% का एड हॉक अलाउंस ऐड कर रहे हैं, एड हॉक अलाउंस इंक्रीज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो गालिबन 9 या 11% स्क्वीज हुई है। तो हाउ इज इट फेयर कि एक आम आदमी जो है वो इस इकोनॉमी के प्रेशर के नीचे आके बल्क कर गया है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत को सपोर्ट करने वाले, हुकूमत को चलाने वाले, स्टेट मशीनरी चलाने वाले लोग जो बुनियादी तौर पे कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं हमारी उस सूरत हाल के जिसमें हम आज हैं, उनको हम एक गिफ्ट के तौर पे या उनसे एक बेनिफिट, उनसे वोट लेने के लिए या उनको अपना बनाने के लिए 30 से 35% का हम उनको एक रिलीफ दे रहे हैं या उनको एड हॉक अलाउंस दे रहे हैं। जहां तक बात यह है कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, देखिए एक आम आदमी की नजर से अगर आप इस बजट को देखेंगे तो शायद जिस हुकूमत के पास है ही 2 महीने, उसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो इसी किस्म के पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज बजट जिससे वो अपने पॉलिटिकल एडवांटेजेस ड्रॉ कर सके वो उसने देना था, और उसी किस्म का बजट हमने देखा है। जितने भी बजट के फिगर्स हमारे सामने हैं अब वो किस हद तक रियलिस्टिक हैं, क्योंकि देखिए बात ये जो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर गई है उसका पहला टारगेट 7 पॉइंट कुछ का आपका 7 ट्रिलियन के करीब आपके रेवेन्यू जनरेट करना था FBR ने, अब आपने 9 ट्रिलियन के करीब दे दिया है, तो आपकी तो इकोनॉमी भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। और गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसके भी इंटरेस्ट रेट अराउंड द ग्लोब, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज भी इंटरेस्ट रेट जैकअप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ग्लोबल इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन आएगी, इन्फ्लेशन वहां पे भी होगा, तो उसके साथ हमें कितना इफेक्ट होगा। तो मेरे ख्याल ये सारी चीजें हैं जिसको हमें मिला के देखना है, और इसके अंदर एक फैक्टर जो हमें बुनियादी तौर पर ध्यान में रखना है कि इस हुकूमत के पास ब्रीदिंग स्पेस भी बहरहाल बहुत लिमिटेड थी। सही, आप समझते हैं कि मतलब इतना ही कर सकते थे जितना उन्होंने कर दिया है? देखिए जहां तक बात ये PSDB में पैसे ज्यादा रखे गए, कम किए जा सकते थे और कुछ प्रोजेक्ट्स ला सकते थे, ये बहुत नॉमिनल इफेक्ट पड़ना था, और नेचुरली हुकूमत के पास अपना जो लाइफ स्पैन है वो भी आगे 2 महीने का है, तो आई डोंट थिंक हुकूमत से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट हमें करना चाहिए था। ठीक जी डॉक्टर साहब जी, इसमें देखिए बेसिकली हुकूमत कर क्या सकती थी, हमें भी पता है कि कोई हमारे पास जराए नहीं है, लेकिन जो 43 डिविजन्स फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, जिसमें के 400 अटैच डिपार्टमेंट है, जिसमें के 65,000 मुलाजमीन हैं, और जिसमें के ऑटोनमस बॉडी में अगर उन खर्चों को थोड़ा जिस तरह के 18th अमेंडमेंट के बाद इनको करना चाहिए था, अगर अभी भी कर लेते तो इनको कोई तकरीबन 100 बिलियन का वैसे ही उसमें बचत हो जाती। तो इन्होंने कहीं से कास्ट कटिंग की भी इतनी जहमत गवारा नहीं की है, जो कि IMF भी कह रहा है वो, और हमारे जो लोन गिविंग एजेंसीज हैं वो भी कह रही हैं कि हम अपने अखराजात को तो कम करें, तो उस तरफ भी ध्यान नहीं किया है इस दफा गवर्नमेंट का, क्योंकि इलेक्शन ईयर है।